नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। वक्त हो गया है देवभूमि दिन भर का, जिसमें आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की दिन भर की अहम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहली खबर धामी सरकार की कैबिनेट मीटिंग से जुड़ी हुई है। दरअसल देहरादून में साल के आखिरी में धामी सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। इस बैठक में 26 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। पीआरडी, पीडब्ल्यूएस, पुलिस ग्रेड पे की मांग सीएम को रेफर कर दी गई है। इसके साथ ही मनरेगा मजदूरों को हड़ताल के दौरान उनकी तनख्वाह नहीं काटेगी। इसके साथ ही गेस्ट टीचर प्रभावित होने पर गृह जनपद में नियुक्ति को कैबिनेट ने मंजूरी दी है और भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। तो धामी सरकार ने 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकारी अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले चार्ज माफ होंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से 1400 रुपए किया गया। मनरेगा कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान भी मिलेगा वेतन। सरकारी महाविद्यालय में 214 योग शिक्षकों की होगी भर्ती। गेस्ट टीचर न होने पर गृह जनपद में नियुक्ति को मंजूरी। होम स्टे योजना मुख्यमंत्री पोर्टल से होगी संचालित। सितारगंज चीनी मिल शुरू करने का प्रस्ताव पास। नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोलने की कैबिनेट ने दी मंजूरी। केदारनाथ में बिल्डिंग बायोलॉज में छूट की दी गई मंजूरी। बद्रीनाथ निर्माण में काम के लिए कमेटी गठन को मंजूरी। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट कमेटी बनेगी। निगम के जो कुछ पिछली बार जो निर्णय लिया गया था उनको संविलियन करने का, लेकिन चूंकि वो संविदा पे है तो ये निर्णय हुआ कि उनको संविदा के आधार पर ही सचिवालय प्रशासन में उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। हल्द्वानी की जीतपुर नेगी जो ग्राम सभा थी, जीतपुर नेगी कॉलोनी, उसको हल्द्वानी नगर निगम में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा अतिथि शिक्षकों की जो लगातार मांगी थी, अगर किसी अतिथि शिक्षक को किसी नियमित अध्यापक या पदोन्नति आने से हटाया जाता है तो उस पर उस अतिथि शिक्षक को उसके जिले के ही स्कूल में प्राथमिकता के आधार पर उसको उसके जनपद में एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसके साथ साथ जो अतिथि शिक्षकों में महिला शिक्षकों की जो एक मांग बहुत समय से थी कि उनको भी मातृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाए, उसको भी कैबिनेट ने स्वीकार करने का निर्णय निगम के। तो धामी सरकार की ये प्रस्ताव है जिसमें नरेंद्र नगर में विधि संस्थान खोलने को मंजूरी दी गई है। केदारनाथ में बिल्डिंग बायोलॉज में छूट दी गई है। साथ ही बद्रीनाथ निर्माण में काम के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दे दी गई है। हर जिले में डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट कमेटी भी बनेगी। सरकारी अस्पतालों में हर साल बढ़ने वाले चार्ज माफ होंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग के संविदा कर्मचारियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन 1200 से 1400 रुपए कर दी गई है। मनरेगा कर्मचारियों को हड़ताल के दौरान भी वेतन मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन का। सुदीप, आज धामी सरकार ने साल की आखिरी कैबिनेट बैठक की है, कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, आज की जो कैबिनेट थी वो राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में दी है, जो आज 31 तारीख का दिन है। राज्य सरकार ने कई कर्मचारी संगठनों की बात को सुना है, माना है, तो वहीं पुलिस ग्रेड पे जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस पर राजनीति भी जोरों पर चल रही है और पुलिस कर्मियों के परिजन सड़कों पर है, तो इस मामले पर सीधे तौर पर फैसला लेने से सरकार बची है। सरकार ने ये मामला मुख्यमंत्री को रेफर कर दिया है कि मुख्यमंत्री इस पर निर्णय लें। जो 26 प्रमुख निर्णय हुए हैं उसमें सबसे बड़ा निर्णय जो राज्य सरकार ने लिया है, जो आम आदमी अभी तक अस्पतालों में जाता था और जो उसके पर्चे बनते थे दवा के, उस पर हर वर्ष 10% की बढ़ोतरी होती थी। मसलन यदि किसी साल 21 रुपए है तो उस पर 10% बढ़ेगा। तो यानी कल से जो नई बिलिंग होगी वो पुराने रेटों पे होगी, 10% का जो इजाफा था वो नहीं होगा। इसी प्रकार से एलटी शिक्षकों के जो आउटसोर्स जो विद्यालय हैं उनमें नियुक्ति के लिए प्राचार्यों को अधिकार दे दिया है। वो 35,000 रुपए के आसपास किनकी तनख्वाह निर्धारित करते हुए नियुक्ति कर लेंगे। इसके अलावा जो 26 बड़े निर्णय हुए हैं उसमें चर्चित मामला होटल शेवाय मसूरी का है। उनको FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि मसूरी में निर्माण पर कई तरीके के बैन हैं।
वो अपनी हाइट बढ़ाएंगे अपने यहाँ हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए टॉप बनाने के लिए। तो ये भी एक सरकार का बड़ा निर्णय है, चूंकि होटल इंडस्ट्री से जुड़ा मामला है। जी। वही सरकार पर सवाल भी है कि निजी लोगों को इतनी छूट नहीं जितना एक होटल के लिए मसूरी में नियमों की शिथिलता दी गई। इसके साथ ही जो प्रमुख निर्णयों की बात करें, इसमें सितारगंज की जो चीनी मिल है उस पर भी सरकार ने अहम निर्णय लिया है, इसे बहुत जल्द शुरू करने का। तो इस प्रकार से छोटे बड़े 26 मामले हैं जिन पर निर्णय लिया गया है। और जो अभी तक बंद चली आ रही थी नर्सिंग स्टाफ में इस भर्ती पे, उसमें प्रतिवर्ष करा जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें भी बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा था। जी सुदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को अगली खबर बता देते हैं, उसके बाद आपसे जुड़ते हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में अंतर्कलह दिख रही है। देहरादून में बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया है। दरअसल हंगामा करने वाले कार्यकर्ता रायपुर विधानसभा सीट में 2 मंडल अध्यक्षों को हटाने पर हुआ है। बताया जा रहा है कि गढ़वाली मंडल के अध्यक्ष सुभाष यादव और तपोवन मंडल के मनीष बिष्ट को अचानक बिना किसी सूचना के हटा दिया गया। कार्यकर्ताओं का यह भी आरोप है कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो निर्दलीय चुनाव लड़कर हार चुके हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि रायपुर सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ के इशारे पर उन्हें हटाया गया है, जिसके खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। बैठे हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष हटाए गए हैं। विधायक उमेश शर्मा काऊ ने अपने लोग जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जो हारे थे उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। हम विरोध में बैठे कि हमारे दोनों मंडल अध्यक्ष दोबारा से बनाए। इसमें बैठे हैं हमारे दोनों। वहीं बीजेपी मुख्यालय पर हंगामे को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने इशारों में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजनीति में विरोध चलता रहता है। विधायक उमेश शर्मा के खिलाफ पहले से ही एक गुट है जिसे राजनीतिक संरक्षण मिलता रहता है। एक ग्रुप पीछे तक देखिए, राजनीति में चुनाव का समय है, हर व्यक्ति की टिकट की महत्वाकांक्षा होती है। एक ग्रुप अगर उमेश काऊ जी का विरोध कर रहा है तो कोई नई बात नहीं है। 2 मंडल के जो ये तो पिछले कुछ काफी समय से वो ग्रुप सक्रिय था और उन्हें राजनीतिक संरक्षण भी था उन्हें। एक ग्रुप पीछे तक। और एक बार फिर से सुदीप का रुख कर लेते हैं। सुदीप, चुनाव के पहले ही बीजेपी कार्यकर्ता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। कितना नुकसान हो सकता है इससे बीजेपी को? मतों से जीतने वाले विधायक उमेश शर्मा काऊ हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। समय समय पर पार्टी में अंदर खाने ही उनका विरोध होता रहता है। हालांकि विरोध को कोई मुकाम तक नहीं पहुंचा पाता, ये भी उमेश शर्मा काऊ का अपना बल है, ये उनका पार्टी में कद है। भले ही वो बागियों में से हो, पर उनका जो विधायकों में स्टैंड है वो सबसे ऊपर रहता है। आज का घटनाक्रम यदि समझे तो 2 मंडल अध्यक्ष हटाए गए हैं, तो कुछ कार्यकर्ता भाजपा दफ्तर पहुंच गए। आरोप है कि उमेश शर्मा काऊ के इशारे पर ये हटे हैं और जिन लोगों को लाया गया वो पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं। इस पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बहुत साफ कहा कि उमेश शर्मा काऊ पार्टी के कद्दावर नेता विधायक है और पार्टी के अंदर ही कुछ लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ था, क्योंकि उमेश शर्मा काऊ और त्रिवेंद्र सिंह रावत की पुरानी अदावत है। काऊ त्रिवेंद्र सिंह रावत को चुनाव हरा चुके हैं, इसकी भी कहीं ना कहीं एक खींच सी रहती है चर्चाओं में। ऐसा जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें चर्चाओं में रहती है। काऊ ऐसे विधायक हैं जो सीधे जेपी नड्डा से मिलते हैं, सीधे अमित शाह से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी संगठन में जो उनका विरोधी कैंप है वो हावी रहता है। बीते दिनों हमने देखा उन्हीं के क्षेत्र के कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत के सामने ही एक विवाद हुआ था जिसके अंदर उमेश शर्मा काऊ पर बहुत आरोप लगे, लेकिन अंत में साजिशकर्ताओं पर गाज गिरी तो काऊ सीधे दिल्ली दरबार पहुंचे थे। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रायपुर सीट पर एक विरोध की राजनीति तैयार हो रही है, एक विरोध की पिच तैयार हो रही है काऊ के खिलाफ। लेकिन सुबोध उनियाल का जिस तरीके से बयान आया, उन्होंने वो बयान साफ तौर पर बताता है कि काऊ का कद बड़ा है और काऊ को लेकर ये इस तरीके के प्रदर्शन बहुत मायने नहीं रखते। लेकिन सड़क पर जब चूंकि कोई प्रदर्शन होता है रूलिंग पार्टी का, जो पार्टी में डिफेंस कहती है, तो उससे लोगों में एक चर्चा जरूर होती है, लोगों में कयास जरूर लगते हैं कि यदि एक परिवार की बात कह रहे हैं तो इनके ही कार्यकर्ता धरने प्रदर्शन को क्यों आमादा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। और खबर देहरादून से, जहां राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की ओर से स्टेट क्रेडिट सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हम शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म पर काम करने की योजना बना रहे हैं, इसीलिए हम विभागों से अगले 10 साल प्लान बनवा रहे हैं। सीएम धामी ने विकास में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। नाबार्ड ने 28,000 करोड़ से ज्यादा का बजट विकास कार्यों के लिए रखा है। सीएम ने कहा कि सरकार, विभाग और नाबार्ड जनहित में अपनी अपनी योजनाएं ला रही है, पर योजनाएं लागू करना हमारा लक्ष्य नहीं। इन योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचना
हमारा लक्ष्य है जिसमें बैंकों को अहम भूमिका निभानी होगी। उन्होंने कहा कि अगर हमने अपने लक्ष्य को पूरा किया तो 2031 में उत्तराखंड देश का नंबर 1 राज्य होगा। सेमिनार में बहुत सारे सत्रों में अलग अलग चर्चाएं होने वाली हैं। 28,528 करोड़ रुपए का उनका 21 और 22 का जो बजट बना है, उस बजट के आधार पर बहुत सारी योजनाओं को पोषित करते हैं। मैंने भी इस सेमिनार में सभी लोगों से अनुरोध किया है, क्योंकि सभी प्रमुख क्षेत्रों में काम करने वाले लोग यहाँ पर आए हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लोग आए हुए हैं, कि सीधे सीधे जो हमारे सीमांत में रहने वाले हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, आम आदमी, सामान्य आदमी, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, हमारी इन योजनाओं को और ज़्यादा नीचे तक ले जाने के लिए सभी को उसमें काम करना है। सेमिनार में बहुत होता क्या है, बहुत सारी सरकार की योजनाएं चलती। मैंने भी पिछले 5 महीने में ये देखा है, आपके मुख्य सेवक के रूप में काम करने के दौरान क्या है कि सरकार की बहुत योजनाएं आती हैं। भारत सरकार की भी योजनाएं आती हैं, राज्य सरकार की भी योजनाएं आती हैं, नाबार्ड की भी योजनाएं आती हैं, हमारी जो है ADB की भी बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं, अन्य बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं अपनी योजनाएं चलाते हैं, सरकार की भी चलती है। लेकिन क्या है कि एक सामान्य बहुत सारे सेमिनार जैसे हम करते हैं, सेमिनार बहुत करीब ऐसे लोगों का है कि जो जिनको हम कह सकते हैं समाज की जो क्रीम है। अब मैं क्या सोचता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे कुछ नहीं मालूम, आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं। जैसे आप कोई कार्यक्रम बढ़ा रहे हैं डॉक्टर, जिन योजनाओं को हम ग्रुप के माध्यम से उनको प्रोत्साहन करते हैं। अभी हमने 2 क्यूरेटर सेंटर खोले हैं। एक सेंटर अल्मोड़ा में खुला है, हवालबाग में, जो पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए काम करेगा। एक सेंटर हमारा कोटद्वार में खुला है, जो पूरे गढ़वाल प्रदेश के लिए काम करेगा। और आने वाले समय में हर जगह पर सरकार ऐसे सेक्टर प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर खोलेगी, या जिले की जहाँ पर डिमांड होगी वहाँ पर खोलेगी, जिससे कि आज हमें अपनी योजनाएं ऐसी बनानी है। मैं आप सब लोगों से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं वो बहुत ही प्रमुख लोग हैं और सब क्रीम यहाँ पर आई हुई है, जिनके ऊपर पूरी नीतियों को, पूरे सरकार के कार्यक्रमों को, अपनी योजनाओं को और लोगों को लाभ देने की जिम्मेदारी है, लोगों को, जरूरतमंदों को सहायता करने की जिम्मेदारी है। तो हम सब लोग ये विचार करें कि कैसे हम एक सामान्य व्यक्ति को सुविधाएं दे सकते हैं। अभी हमने 2 ऋषिकेश से जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे हैं। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में हो रहा है हरिद्वार संवाद कार्यक्रम। जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी समेत कई संगठनों के लोग यहां मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऋषिकेश पहुंचे हुए हैं, जहां अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत। ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज में हरिद्वार संवाद कार्यक्रम, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी समेत कई संगठन के लोग यहां मौजूद। पुष्कर सिंह धामी जी अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से अभी स्थान देखकर देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शासन ने कई अधिकारियों के तबादले किए हैं। सुरेंद्र नारायण पांडे का सचिव संस्कृत शिक्षा पदभार निरस्त, नुपुर वर्मा को टिहरी का डिप्टी कलेक्टर बनाया गया, अंशुल सिंह को रुड़की का नगर आयुक्त बनाया गया, वहीं मीनाक्षी सुंदरम को संस्कृत शिक्षा की जिम्मेदारी मिली है। शिव कुमार बरनवाल को चीनी मिल का अधिशासी निदेशक बनाया गया है। जय भारत सिंह को उपायुक्त गन्ना काशीपुर की जिम्मेदारी, रोहित मीणा को अपर सचिव वित्त नियोजन बनाया गया है। तो इस वक्त की आपको बड़ी खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां शासन ने कई अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस नए साल की शुरुआत में उपवास के साथ करने वाली है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर के उपवास रखेंगे। गांधी प्रतिमा के पास कल उपवास पर बैठेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। चंपावत में दलित महिला को नौकरी से निकाले जाने पर भी जताएंगे नाराजगी। तो उत्तराखंड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस नेता नए साल का जश्न कुछ अलग तरीके से मनाने वाले हैं। सरकार पर वार करते हुए उपवास पर बैठने वाले हैं और इस दौरान सरकार पर भी निशाना साधते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि कल गांधी पार्क से उपवास का ये कार्यक्रम शुरू होगा।
कांग्रेस नए साल की शुरुआत में उपवास करने वाली है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों को लेकर के उपवास रखेंगे। वहीं असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री आवास में दोनों दिग्गजों की शिष्टाचार भेंट हुई और बैठक के दौरान कई समसामयिक विषयों पर चर्चा की गई। वहीं देहरादून में दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में 21 साल में सिर्फ सीएम बदले गए हैं। उत्तराखंड की तस्वीर नहीं, विकास नहीं होने के चलते उत्तराखंड वासियों को तीसरे विकल्प की तलाश है। उन्होंने कहा, आम आदमी पार्टी पहाड़ से मैदान तक मजबूत विकल्प बन चुकी है। वहीं बिजली की गारंटी योजना से 14 लाख लोग जुड़ चुके हैं। रोजगार गारंटी अभियान से 8 लाख युवा जुड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि 3 जनवरी को देहरादून में अरविंद केजरीवाल नव परिवर्तन रैली करेंगे और कार्यक्रमों के जरिए 3 लाख नव परिवर्तन प्रमुख भी बनाए जाएंगे। साथ ही 70 विधानसभा का अलग अलग मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। आपको बता दें, नए साल के पहले सप्ताह में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी। बिजली की गारंटी दी गई, जिसमें 300 यूनिट मुफ्त बिजली 24 घंटे लगातार देने की गारंटी जो घोषित की गई, उसमें उस अभियान के तहत लगभग 14 लाख परिवार अब तक जुड़ चुके हैं। हर घर को रोजगार नहीं तो 5,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता को लेकर के जो गारंटी का अभियान चला, उसमें अब तक 8 लाख से ज्यादा युवा जुड़े हैं। तीर्थ यात्रा की जो गारंटी है, उसके साथ 2 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। और चौथी गारंटी जिसका अभियान अभी चल रहा है, महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपए देने का, उससे अभी जो शुरू हुआ है बिजली की। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धामी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी। जिन योजनाओं को हरी झंडी दिखाई जा रही है, उनकी योजनाओं को उनकी सरकार में मंजूरी दी गई थी। उसके साथ भाजपा का स्वीकृति और निर्माण का कोई इतिहास जुड़ा हुआ नहीं है। या तो वो योजनाएं हैं या वो योजनाएं हैं जिनके विषय में आज वो बात कर रहे हैं, और वो बहुत कम है। वो ये एक 5वां हिस्सा भी नहीं है टोटल उसका। और वो योजनाएं हैं जो अभी कहीं भी धरातल पर दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। जैसे हल्द्वानी में उन्होंने कहा, मैं 200 करोड़ की सौगात लेकर के आया हूँ, लेकिन 2000 करोड़ की, और 2000 करोड़ की सौगात का जिक्र नहीं किया उन्होंने। वो सौगात है क्या? जितनी योजनाएं उन्होंने कही है, यहाँ तक कि 4 धाम परियोजना, जिसको उन्होंने महापरियोजना कह दिया, बहुत अच्छी बात है। पहली बार ऑल वेदर रोड से अब वो 4 धाम परियोजना में तो आए। और मैं पहले दिन से कह रहा था, इस राज्य के अंदर कोई 4 धाम न कोई ऑल वेदर रोड परियोजना नहीं है। मैंने चुनौती देकर के कहा था कि भाजपा दिखाए मुझको कहाँ है वो DPR, कहाँ है वो। और मैं पहले दिन से कह रहा था, ये हमारी सरकार के समय में कंसीव हुई है और हमने इसको स्वीकृत करवाया है, और उसके बाद ठीक है, उसको पूरा करने का मौका उनको मिला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश वासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल से नया साल शुरू हो रहा है, जिसके लिए हम सभी को बधाई देते हैं। साथ ही सरकार ने जो काम शुरू किए, उन्हें तय समय में पूरा भी किया जाएगा। आज वर्ष का अंतिम दिन है और कल से हमारा जो कैलेंडर का नया साल शुरू होने वाला है। मैं सभी को, प्रदेशवासियों को, सभी आने वाले नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य हरिद्वार दौरे पर रहे। उन्होंने पीएम मोदी द्वारा हल्द्वानी में की गई घोषणाओं को औचित्यहीन बताया। यशपाल आर्य ने यह दावा किया है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इसमें हरिद्वार की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इस दौरान यशपाल आर्य ने कांग्रेस के बागी नेताओं की घर वापसी पर कहा कि 2017 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेता घुटन महसूस कर रहे हैं। वहीं उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले पर कोई कार्रवाई न होने पर नाराजगी भी जताई।
लगाई और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वहीं कांग्रेस नेता ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी ने कहा कि इस बार वो चुनाव की दावेदारी नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस की जीत के लिए जी जान से मेहनत करेंगे और सरकार बनाएंगे। हमारी एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो फुटेज हैं सब पुलिस के सामने है। तो वो हिंसा करके कांग्रेस की यशपाल की आवाज़ को दबाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आवाज़, उनके इस तरह के कारनामों से, उनके इस कृत्यों से इसमें सब इन्वॉल्व है, पूरी सरकार इन्वॉल्व है। हमारी एफआईआर पर 2022 के इलेक्शन में कांग्रेस भारी बहुमत से आने वाली है। ये जनता की आवाज़ है, जनता का रुझान है, ये जो माननीय यशपाल आर्य जी ने अभी आपको बताया। इस बार 2022 के इलेक्शन में और देहरादून के डीआईजी जन्मजय खंडूरी ने सभी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और सुरक्षित तरीके से नया साल का आयोजन करने की अपील की। उनका कहना है कि पुलिस शाम होते ही ड्यूटी पर अलर्ट नजर आएगी, साथ ही देर रात नियम का पालन नहीं करने पर सख्ती से निपटेगी। नव वर्ष की मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आप सबसे ये निवेदन भी करता हूं कि नया वर्ष है, इसको सेलिब्रेट तो करें, लेकिन हुड़दंगियों पर पुलिस सख्त रहेगी। इसके अलावा जहां जहां पर गैदरिंग होगी, वहां पर अगर कोविड के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो वहां पर भी हमारे द्वारा सख्ती की जाएगी। तो आप सभी सेफली अपना नव वर्ष सेलिब्रेट करें, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल का ध्यान रखें और आपका सेलिब्रेशन किसी के लिए परेशानी का सबब न बने। नव वर्ष उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं ने पार्टी हाईकमान के सामने अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया है। पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा सीट पूर्व विधायक और वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल बेनाम ने बीजेपी से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वर्तमान विधायक और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज प्रदेश की किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाते हैं तो वे चौबट्टा खाल विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि यशपाल जब निर्दलीय चुनाव लड़े थे तो बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर आए थे। हमारे माननीय अनुभवी नेता वहाँ सतपाल महाराज जी हैं, पर्यटन और लोक निर्माण मंत्री। पिछली बार मैं 2012 में वहाँ निर्दलीय लड़ा था और मुझे 6500 वोट मिली थी। मैं भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर पर रहा था। इस समय भी मैं, अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए थे तो 5 तारीख तक तमाम आवेदकों से आवेदन मांगे गए हैं, तो मैं भी चौबट्टा खाल से अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे माननीय अनुभवी नेता वहाँ सतपाल महाराज जी हैं। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।